हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आलोक राजहंस। आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से नेशनलिज्म के उदय होने के कारण, यानी राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण शुरुआत फ्रांस से होती है और किस तरह से वह आगे बढ़ते हुए यूरोप के दूसरे देशों तक पहुँचे। नेशनलिज्म इन यूरोप, दैट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन में किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और लोगों ने एक राष्ट्र की कल्पना करना शुरू कर दिया। कई ऐसे डायनेस्टीज थे, अभी तक वहाँ पर डायनेस्टिक रूल चल रहा था, जिसे कि आप एक राज्य के रूप में नहीं देख सकते हैं। अब वहाँ के लोग उसे एक देश के रूप में, यानी कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में स्थापित करना चाहते थे, यानी वो अब खुद को एक देश के नागरिक के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इसकी शुरुआत होती है जो अलग अलग इंसिडेंट्स हुए, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है इमरजेंस ऑफ नेशनल स्टेट। नेशनल स्टेट यानी अब एक देश के रूप में वो अपने टेरिटरी को स्थापित करना चाहते थे। नेशनल स्टेट होता क्या है? अ ज्योग्राफिकल एरिया टुवर्ड्स विच योर इमोशंस आर अटैच्ड, यानी एक वह हिस्सा जिसके साथ कि आप इमोशनली जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम लोग भी आज देखते हैं, कभी भी राष्ट्रगान आज बजने लगता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं सम्मान से। कहीं भी जब बजता है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक इमोशन आती है कि यह हमारे देश का राष्ट्रगान है। कहाँ का? हिंदुस्तान। जब इस नाम का जुड़ता है तब हमारे अंदर एक इमोशन आता है। तो फ्रांस पहले एक डायनेस्टिक ज्योग्राफिकल एरिया था, लेकिन अब लोगों के अंदर में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी एक आइडेंटिटी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की परिकल्पना आ रही थी। उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया था। रिप्लेसिंग मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, यानी नेशनल स्टेट्स की स्थापना वो करना चाहते थे। और ये स्थापना किस तरह से हो सकती थी? ये तभी हो सकती थी जबकि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ स्टेट, ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कि मान लीजिए यह एक एरिया है और इसके अलग अलग हिस्से में अलग अलग डायनेस्टी रूल करती है, अलग अलग राजा रूल करते हैं, तो सभी के इमोशन अलग अलग जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन अब ये सभी मिलकर एक राज्य की स्थापना, यानी एक देश की स्थापना करना चाहते थे, यानी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी चाहते थे। ये अलग अलग टेरिटरी नहीं, बल्कि फ्रेंच नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, एक नई पहचान बनाना चाहते थे। चैलेंजेस किस तरह से, किन किन चैलेंजेस का सामना उन्हें करना पड़ा, किस तरह की कठिनाइयाँ उन्हें पेश आई, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर बात आती है पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरो। फ्रेडरिक सोरो जिसने एक पेंटिंग बनाई, जैसा कि हम लोग जो तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया है, उसमें भी पढ़ेंगे, या इससे जूनियर सेक्शन में भी आपने पढ़ा है कि किस तरह से जब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी किताब गीतांजलि के द्वारा, आनंद मठ के द्वारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो अब अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ें, अपने देश के लिए लड़ें, उसी तरह से पेंटिंग के थ्रू फ्रेडरिक सोरो ने लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगाने की शुरुआत की कि अब हम लोग एक इस तरह के राज्य का गठन करें, ऐसे देश की स्थापना करें जहां पर कि एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक सोसाइटी का गठन हो सके। हालांकि इसे एक यूटोपिया की तरह, आप उसमें अपनी किताब में देखेंगे एक वर्ड यूज़ किया गया यूटोपिया। ये एक यूटोपियन थिंकिंग है। यूटोपियन थिंकिंग क्या होती है? जिसे आप इमेजिन करते हैं और उसे पाना बहुत हद तक कठिन है। ऐसा नहीं कि नहीं पाया जा सकता, लेकिन ये एक ऐसा इमेजिनेशन है जिसे लोग
बिल्कुल अपने सोच से परे मानते हैं। इस तरह की सोसाइटी का गठन करने का प्रयास था। और फ्रेडरिक सोरो ने जो पेंटिंग, जो कि किताब के सबसे शुरू में दी हुई है आपका, तो उस पेंटिंग के थ्रू इस तरह के स्टेट की परिकल्पना लोगों को दिखाई। अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब यदि हम लोग देखें कि आखिरकार यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत यानी राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत होती कहाँ से है। 9th क्लास में आपने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और मैंने उसमें बताया भी था आपको और आपने पढ़ा भी होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म माना गया। 1789 में इस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी और ऐसा माना गया कि यह राष्ट्रवाद के रूप में या राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के रूप में सबसे पहला इंसिडेंट था, सबसे पहली घटना थी जहाँ पर कि लोग राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ आगे आए थे और एक राष्ट्र की स्थापना करने का प्रयास करना शुरू किया था। नेशन, आखिरकार नेशन होता क्या है, देश क्या होता है। हमने नेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ा, यानी वह ज्योग्राफिकल रीजन जिसके साथ आपका एक इमोशन जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए नेशन क्या है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। जब आप अलग अलग रीजन्स को, अलग अलग एरियाज को मिलाकर सभी किसी एक आइडेंटिटी से जोड़ना चाहते हैं, एक इमोशन से जोड़ना चाहते हैं, तो उसे हम नेशन कहते हैं। इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या कदम उठाए गए जिससे कि एक नेशन का फॉर्मेशन किया जा सके। द आइडिया ऑफ ला पैट्रे एंड ला साइटोयन, ये दो आइडियाज इंट्रोड्यूस किए गए। अब ला पैट्रिए क्या था, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फ्रांस में आज भी जो सोसाइटी चलती है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिस तरह से कि हमारे देश में। और जिस तरह से हम लोग कहते हैं, हम लोगों के इमोशंस को भी उबारने के लिए लोगों ने कहा कि भारत को एक माँ के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, माँ की तरह दर्शाया गया, और इससे ही लोगों के सेंटिमेंट्स और जगह, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ने का शुरुआत किया। वही यहाँ भी ला पैट्रे यानी मातृभूमि की तरह दिखाया गया फ्रांस के अलग अलग टेरिटरीज को, और इसे एक राष्ट्र के रूप में बनाने की प्रयास शुरू किए। अब अंतर यहाँ क्या है, हमारे देश में जिस तरह से बताई गई, हमारे देश में हमारे देश की भूमि को मातृभूमि कहा, लेकिन वहाँ पर फादरलैंड इसे कहा। बस यही है, हमारे यहाँ मदरलैंड और वहाँ पर फादरलैंड कहा गया। इसके बाद ला सैटोयन, यानी ये फ्रेंच वर्ड है जिससे कि सिटीजन वर्ड बना है। सिटीजन यानी नागरिक, यानी नागरिकों के लिए, एक तो फादरलैंड और दूसरा नागरिकों का जहाँ पर अधिकार हो, नागरिकों का प्रभाव जहाँ पर हो, नागरिकों को जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकार मिला हो, ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना। इसके लिए लोगों को और मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज के लिए न्यू फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस तरह से हमारे भी देश में लोगों के इमोशंस को जोड़ने के लिए एक सिंबलाइज कैरेक्टर को बनाना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो भारत भूमि को मातृभूमि के रूप में यानी माता के रूप में दिखाया गया, और इसके बाद फिर एक झंडा बनाया गया जो ट्राई कलर का था। और आज भी हम लोग देखते हैं, जबकि हमारे हाथों में झंडा रहता है, तो एक अलग ही हमारे अंदर जागरूकता होती है कि हमें अपने देश के लिए मर मिटना है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसी ही भावनाओं को वहाँ फ्रेंच लोगों में जागृत करने के लिए फ्रांस में एक नए फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया, वह भी ट्राई कलर था। और यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा कि आप ज़रा गूगल करें कि आखिरकार जब फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी फ्रेंच फ्लैग में 3 कलर हैं, ये 3 कलर कौन कौन से हैं, आप खोजने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए और मुझे भी बताएं। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली ये बात तब आती है
शुरुआत में आप जानते हैं लुई 16 का वहाँ पर शासन था। लुई 16 के शासन को समाप्त किया गया, यानी मोनार्की को समाप्त किया गया, और एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी, जो चैप्टर था आपका क्लास 9 में, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। तो वहाँ पर नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया गया, यानी वहाँ पर चुनाव कराया गया, समान अधिकार दिया गया। आपने पढ़ा था उसमें कि एक्टिव सिटीजनशिप और पैसिव सिटीजनशिप, दो तरह की सिटीजनशिप दी गई थी, जिसमें कि एक्टिव सिटीजन जो होते थे वो वोटिंग करते थे और उनमें से ही मेंबर्स चुने जाते थे जो नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट करते थे, और जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते थे वो इसी नेशनल असेंबली के द्वारा लिया जाता था। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड ओथ्स टेकन, हम लोगों ने पढ़ा था टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस कोर्ट ओथ यानी लोगों ने वहाँ पर शपथ लिया कि हम लोग अब जब तक अपने अधिकारों को प्राप्त ना कर लें, फ्रांस को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित ना कर लें, तब तक हम लोग हार नहीं मानने वाले। इसके लिए हमें यदि अपने जान भी देने पड़े तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। लोगों को और मोटिवेट करने के लिए नए नए हैम्स यानी मंत्र यहाँ कहने का मतलब है कई सारे गीत लिखे गए, और उसके थ्रू लोगों को फिर से एक बार मैं यहाँ कहूँगा, जिस तरह से आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा गया, आज भी हमें वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करता है। जन गण मन गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, वो हमारे लिए एक इनकरेज करने का सोर्स बना, और हम लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं ऐसे गीत या गान को सुनकर। तो इसके थ्रू ये नए नए कंपोज किए गए और लोगों को सुनाए जाते थे, जिससे उनका साहस और बढ़ा कि वो मोनार्की के अगेंस्ट में लड़ें और एक डेमोक्रेटिक शासन की स्थापना वहाँ पर करें। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी अब जो प्रशासनिक कार्य किए जाते थे वह एक जगह से किया जाने लगा। यहाँ एक जगह से किया जाने का मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना था, बल्कि नेशनल असेंबली के सारे मेंबर्स और जितने भी एक्टिव सिटीजन्स थे वो किसी भी डिसीजन को लेते थे। जो भी प्रशासनिक व्यवस्था करनी होती थी वो मिलकर इसे लेते थे, और उसके बाद फिर उसे सभी के ऊपर समान रूप से लागू किया जाता था। अब वो एक्टिव सिटीजन्स हो या फिर पैसिव सिटीजन्स हो, लागू समान रूप से सभी पर होता था। जबकि पहले क्या था, पहले हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को कई सारे प्रिविलेजेस दिए जाते थे, उन्हें टैक्स पेड नहीं करना होता था। जबकि थर्ड स्टेट के लोग जो कि गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। उन्हें ऐसा माना जाता था, उन्हें वोटिंग के राइट्स भी नहीं दिए जाते थे। वोटिंग के भी राइट्स किनको थे, तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को। बाद के समय में भी एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजनशिप के आधार पर वोटिंग राइट्स दिए गए, लेकिन अब पार्टिसिपेशन पहले से कहीं ज़्यादा हो चुका था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वेयर अबॉलिश्ड। हमने पढ़ा था कि फ्रांस की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था सबसिस्टेंस क्राइसिस में, कि किस तरह से वहाँ के लोग बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनकी इस तरह की स्थिति को देखते हुए नई व्यवस्था में नेशनल असेंबली जब इस्टेब्लिश हो जाती है, तो उस व्यवस्था में जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थे ये भी ठीक उसी तरह से है जैसे कि ये पूरा टेरिटरीज है, यहाँ पर कुछ और टैक्स लिया जाता था, यहाँ पर कुछ और टैक्स, दूसरे जगह कुछ और टैक्स, यानी अलग अलग टैक्स की व्यवस्था थी अलग अलग जगहों पर। अब इसे रिमूव कर दिया गया। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटाकर और जो भी ड्यूज़ थे इससे पहले के, वो सारे के सारे हटा दिए गए, समाप्त कर दिए गए, और एक टैक्स की व्यवस्था की गई, एक समान टैक्स की व्यवस्था की गई। इसके एग्जाम्पल के लिए आप भारत में जिस तरह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है उसे समझ सकते हैं। पहले कई सारे टैक्सेस लिए जाते थे, अलग अलग जगह पर जाएँ तो वहाँ के टैक्स व्यवस्था के अनुसार आपको चीज़ों के दाम देने होते थे। कई बार लोग बहुत सारी चीज़ें बंगाल से खरीदते थे, कारण क्या था, वहाँ पर टैक्स कम लगता था, तो लोग वहाँ से खरीद कर लाते ताकि उन्हें कुछ बचत हो सके। अब जीएसटी लगा दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये सभी सामान के ऊपर एक समान हो गया। यानी दिल्ली में भी आप यदि उस सामान को ले रहे हैं तो उसके ऊपर एक ही टैक्स है, और यदि झारखंड में ले रहे हैं तो भी आपको
वही टैक्स देना है। तो एक समान टैक्स की व्यवस्था की गई, यानी डिस्क्रिमिनेशन जो टैक्सेशन में भी था, टैक्स सिस्टम में, रेवेन्यू सिस्टम में था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, वेट आप जानते हैं, नाप तोल करने की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके लिए पहले अलग अलग जगह पर अलग अलग माप होते थे, नाप होते थे, उसे समाप्त कर दिया गया और एक समान वेट और मेजर्स को लागू किया गया। डेसिमल मेजरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कहीं भी थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम है तो उसके अनुसार किसी भी चीज़ का प्राइस लिया जाता था। फ्रेंच लैंग्वेज प्रमोटेड, सबसे बड़ा बदलाव जो उन्होंने किया, यहाँ पर मैं फिर से आपको बताऊं, लॉर्ड मैकॉले का नाम आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में मैं बता दूं। वो इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन क्यों यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, ये जब यहाँ पर रहे तो इन्हें महसूस हुआ कि इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी संस्कृति है, और किसी भी देश की संस्कृति का बहुत बड़ा लगाव वहाँ की भाषा के साथ होता है। जहाँ की भाषा संपन्न हो वहाँ की संस्कृति संपन्न होगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि हमारे देश में हिंदी, ये हिंदी ही है जिससे हमारी पहचान है। हम लोग कहते भी हैं हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी से हमारी पहचान है और इसलिए ही इसे हिंदुस्तान कहा गया है। तो यहाँ पर भी लोगों में अलग अलग जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ थी उसे कलेक्टिव आइडेंटिटी में बदलने के लिए एक लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, यानी फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ का नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया, ताकि लोग भी इसे लें, कानूनी रूप से लें, और जितने भी अदर लैंग्वेज थे, यानी रीजनल डायलेक्ट्स जिसे कहा गया है, यानी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं जो थी, उसे को डिस्करेज करने की कोशिश की गई और प्रयास किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रेंच लैंग्वेज को ही बोलें। जिस तरह से कि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजन्स है वहाँ पर हिंदी बोले जाए, हर एक व्यक्ति को हिंदी बोलना और समझना आता हो। लेकिन यहाँ पर फ़र्क इतना ही है कि फ्रांस में फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज अनाउंस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा हमारी नहीं है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज संविधान में हमारा शामिल नहीं है। यहाँ पर सभी भाषाओं को समान अधिकार दिया गया है, लेकिन हिंदी और इसके अलावा 28 और अलग अलग भाषाओं को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फ्रांस से रेवोल्यूशन बढ़ते हुए यूरोप के दूसरे हिस्से में पहुंचा। फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई, जो हमने पढ़ा कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन 1789 स्टार्टेड फ्रॉम फ्रांस थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रांस से बढ़कर यूरोप तक पहुंची। यूरोप में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इसके अलावा जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इन सभी जगहों पर अब यह धीरे धीरे प्रसारित होना शुरू हो गई। लोगों ने भी सोचना शुरू किया कि निश्चित रूप से यह जो एक नया आइडिया है नेशनलिज्म का, ये हम सभी के लिए है और हम भी अपने देश में इस आइडिया को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें भी अपने एक राष्ट्र का गठन करना चाहिए। स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जहाँ से फ्रांस से शुरुआत होती है, यूरोप के अलग अलग रीजन से किस तरह से, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल फ्रेंच आर्मी का भी रहा है। फ्रेंच आर्मी जिन टेरिटरीज में जाती वहाँ पर भी राष्ट्रवाद को फैलाती। हाँ, यहाँ पर एक जो थोड़ी सी परेशानी की बात थी कि अब फ्रेंच अपनी आइडेंटिटी को ही दूसरे रीजन्स में भी लागू करना चाहते थे, दूसरे रीजन्स में भी स्थापित करना चाहते थे। यह निश्चित रूप से उनके द्वारा उठाया गया एक गलत कदम था और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नेपोलियन का था। हालांकि यहाँ जो हम लोग यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वे एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड पढ़ रहे हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर अबोलिश्ड, ये पढ़ रहे हैं, तो ये सारा चेंजेस नेपोलियन का ही लाया हुआ था। लेकिन इसने कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए जिसने फ्रांस की स्थिति को ही बदल दिया, बिल्कुल बदल कर रख दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेप्स
इसके द्वारा लिए गए, जिसके कारण से कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास नेपोलियन के भी शासन से हटने लगा था। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में था कि मोनार्की से शुरुआत होती है। आप जानते हैं लुईस 16 मोनार्की से शुरुआत हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन की, मोनार्की को समाप्त किया गया वहाँ पर। इसके बाद फिर रिपब्लिक गवर्नमेंट का गठन किया गया, रिपब्लिक गवर्नमेंट फिर चेंज हुआ। यहाँ से जैकोबिन्स क्लब को ने हैंड ओवर कर लिया, जैकोबिन्स क्लब भी चेंज हो गए। यहाँ से डायरेक्टरी रूल शुरू हुआ, डायरेक्टरी रूल को समाप्त करके उसके बाद फिर नेपोलियन ने फिर से वहां पर मोनार्की स्थापित कर दिया। तो इस तरह से मोनार्की से शुरू हुआ और मोनार्की पर फिर पहुंच गया। लोगों के मन में अब एक प्रजातांत्रिक और गणतांत्रिक देश के स्थापित गणतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो चल रही थी, वो लड़ रहे थे। जबकि नेपोलियन ने फिर से अपने आप को स्थापित करके मोनार्कियल रूलिंग सिस्टम ही वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। इसने ही कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलैरिटी को डाउन किया और इसका ही परिणाम ये हुआ कि कुछ समय बाद नेपोलियन को वहाँ के शासन से हटना पड़ा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियनिक कोड के बारे में कि आखिरकार नेपोलियन ने जब शासन पर अपने आप को स्थापित कर लिया तो उसने किस तरह के बदलाव वहाँ पर लाए और उस बदलाव का असर फ्रांस के ऊपर क्या पड़ा, उस बदलाव का असर यूरोप के दूसरे भागों पर क्या पड़ा, दूसरे देशों पर क्या पड़ा, और इन सब को हम लोग नेपोलियनिक कोड में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।